हुआ, हर किसी के मन में सवाल उठा, ऐसा कैसे हुआ? इस सवाल का जवाब तो जांच पूरी होने के बाद ही सामने आ पाएगा। इसकी शुरुआत हो चुकी है। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्राई सर्विस इंक्वायरी की घोषणा कर दी, जो इस क्रैश की वजह से जुड़े बड़े सवालों के जवाब तलाशेगी, जैसे कि क्या खराब मौसम हेलीकॉप्टर क्रैश की वजह बना, क्या हेलीकॉप्टर किसी पेड़ से टकराकर या पावर लाइन से उलझकर क्रैश हुआ, क्या हेलीकॉप्टर क्रैश की वजह कोई तकनीकी गड़बड़ी बनी, क्रैश होने से पहले हेलीकॉप्टर इस ऊंचाई पर क्यों उड़ रहा था। ये वो सवाल हैं जिन पर जांच का फोकस रहेगा। आज तक ने भी क्रैश की संभावित वजहों को समझने के लिए वायुसेना के पूर्व ऑफिसर्स और पायलट से बात की है। तथ्यों पर आधारित एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट आपके लिए तैयार की है। ये जनरल विपिन रावत के हेलीकॉप्टर क्रैश से चंद सेकंड पहले का वीडियो है, जिसे नीलगिरी की पहाड़ियों पर कुछ नौजवानों ने रिकॉर्ड किया था। वीडियो में हेलीकॉप्टर आसमान में बिल्कुल सही तरीके से उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। चंद सेकंड बाद ही हेलीकॉप्टर धुंध के गुबार में गायब हो जाता है और फिर एक धमाके की आवाज आती है। मेरा लड़का जो बोला कि क्रैश हो गया, उसलिए हम आए, देखे, पूरा हेल्प किया, पानी पूरा उठा के पूरा सर्व किया कि तो रोड का बहुत दिक्कत है ना, उसलिए ये फायर स्टेशन आने में बहुत दिक्कत हो गया। ठीक है। उसके बाद सब लोग मिलके हेल्प किया, पूरा आंख के सामने आदमी लोग जला। हेलीकॉप्टर गिर गया, आदमी जल गया, उठा के गए, एम्बुलेंस आई। हेलीकॉप्टर क्रैश की इन्वेस्टिगेशन में यह पहला वीडियो एविडेंस है जिससे क्रैश की पहली थ्योरी बनती है। थ्योरी नंबर 1, खराब मौसम। वीडियो से यह बात क्लियर हो जाती है कि क्रैश के वक्त मौसम खराब था, बारिश भी हो रही थी और विजिबिलिटी भी कम थी। तो पहली थ्योरी तो यह बनती है कि खराब मौसम की वजह से ही हेलीकॉप्टर काफी कम ऊंचाई पर उड़ रहा था, जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर पेड़ों में उलझकर क्रैश हो गया, या शायद बिजली के तारों में उलझकर हेलीकॉप्टर का संतुलन बिगड़ा। क्रैश साइट भी इसकी तरफ इशारा करती है, जहां एक मोटा पेड़ टूटकर गिर गया था और हो सकता है बिजली के तारों की वजह से हेलीकॉप्टर में आग लगी। क्लियर वेदर हो तो हम 2000 मीटर ऊपर, 2000 फुट ऊपर की उड़ान करते हैं, पास से ऊपर से या पहाड़ों से ऊपर से। लेकिन अगर मौसम खराब हो जाए तो यू हैव टू गेट डाउन टू मेंटेन विजुअल कांटेक्ट। कहा जा रहा है कि तकरीबन 33 मिनट्स उस इलाके के अंदर था हेलीकॉप्टर, यानी दूसरे लफ्ज़ों में वो बैड वेदर में इन्वॉल्व हो गया था। पूरी कोशिश कर रहा था किसी न किसी तरीके से कोई जगह ढूंढे जहाँ पे वो हेलीकॉप्टर को हादसे से पहले उतार ले, ताकि वो अपने आप को, हेलीकॉप्टर को और तमाम पैसेंजर्स को बचा सके। लेकिन पहाड़ों के अंदर ऊंची नीची ऐसे ज़मीन होती है, जंगल थे, डीप रवीन्स थी, कोई जगह ही नहीं मिली उसको हेलीकॉप्टर उतारने के लिए। ऐसे में वो एक पेड़ से टकराया और क्रैश हुआ। खराब मौसम इस बड़े हेलीकॉप्टर क्रैश की वजह हो सकती है, लेकिन इसे लेकर एक्सपर्ट्स को कई डाउट्स भी हैं। थ्योरी नंबर 2, तकनीकी खराबी से हादसा। माना कि Mi-17 V5 दुनिया का सबसे सुरक्षित हेलीकॉप्टर माना जाता है, लेकिन तकनीकी खराबी की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। सुलूर से जनरल रावत ने इस हेलीकॉप्टर से करीब 11:48 पर वेलिंगटन के लिए उड़ान भरी। पायलट का आखिरी मैसेज था कि वो 4000 फीट की ऊंचाई पर है। 12:08 के आसपास ATC से हेलीकॉप्टर का संपर्क टूट गया और 12:22 पर हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। ऐसे में सवाल यह भी उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि हादसे से पहले पायलट को डिस्ट्रेस कॉल करने तक का वक्त नहीं मिला। दूसरा कारण हो सकता है कि उसी समय कोई तकनीकी
डिफेक्ट भी आ गया हो, 2 इंजन है, अगर एक इंजन भी बुझ जाता है या खराब हो जाता है तो तभी भी हेलीकॉप्टर सेफ है उड़ान करने के लिए। अगर टेल रोटर फेल हो जाए तो कोई ताकत दुनिया की सिवाय भगवान का नहीं बचा सकता। तकनीकी खामी की थ्योरी को लेकर एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इसकी आशंका बहुत कम है, क्योंकि इस हेलीकॉप्टर की खासियत ही यही है कि इसे मुश्किल परिस्थितियों और खराब मौसम में भी ऑपरेट किया जा सकता है। थ्योरी नंबर 3, पायलट की गलती से हादसा। एक थ्योरी यह भी है कि पायलट की गलती से यह क्रैश हुआ। सवाल यह है कि पायलट ने इतनी कम ऊंचाई पर उड़ने की सूचना एटीसी को दी थी। क्या कम विजिबिलिटी की वजह से पायलट को खतरे का अंदाजा नहीं हुआ? क्या पायलट को हादसा टालने का वक्त मिला? विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान जैसे अनुभवी पायलट इस हेलीकॉप्टर को ऑपरेट कर रहे थे, जिन्हें इस हेलीकॉप्टर को उड़ाने का अच्छा खासा अनुभव था। लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि खराब मौसम में अनुभवी पायलट भी धोखा खा सकता है। एक आम आदमी जब जमीन पे खड़ा होता है उसको लगता है ये जहाज बहुत नजदीक है, मगर वो जो पायलट है वो पूरी वैली के फ्लोर से थोड़ा ऊंचा रह के ही नीचे जाके लैंड करता है, क्योंकि कंटिन्यूसली उसको डिसेंड करना है, फाइनली उसको जहां लैंड करना है। हम सब एयरलाइनर्स में आते हैं, देखिए जहाज जब हाईवे के पास से गुड़गांव के पास में से निकलता है कितना लो होता है, तो वैसे ही ये हेलीकॉप्टर उसको लो होना था। वो दूसरी बात है कि वो लो होते हुए वो किसी चीज से क्यों टकरा गया, क्या हुआ, ये सब चीजें सेपरेट बात है, मगर उस स्टेज पे उस हेलीकॉप्टर का लो होना एक नॉर्मल प्रोसीजर है अप्रोच का उस हेलीपैड के लिए। किसी भी एयर क्रैश की इन्वेस्टिगेशन में सबसे महत्वपूर्ण होता है FDR यानी फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, जिसे आम बोलचाल की भाषा में ब्लैक बॉक्स भी कहते हैं। इस केस में क्रैश साइट से हेलीकॉप्टर का ब्लैक बॉक्स और वॉइस रिकॉर्डर बरामद कर लिया गया है, जिससे अब पता चलेगा कि क्रैश से पहले आखिरकार हेलीकॉप्टर में हुआ क्या था। हेलीकॉप्टर के अवशेषों की फॉरेंसिक जांच से भी साफ हो सकता है कि इस क्रैश की वजह तकनीकी खामी थी या कोई बाहरी वजह। हम अभी नीलगिरीज डिस्ट्रिक्ट में हैं और यहाँ का लोकेशन का नाम है काटेरी, और जहाँ से 100 मीटर वहाँ पे जो देख रहे हैं वो है हेलीकॉप्टर क्रैश का ग्राउंड जीरो साइट। वहाँ पे अभी भी डेब्रीज पूरा सब कुछ है। वहाँ पे एयरफोर्स पर्सनल है, आर्मी पर्सनल भी है। इनफैक्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 आर्मी पर्सनल यहाँ इस तरह से यहाँ किसी को ना लेकिन कंप्लीटली मना कर रहे हैं वहाँ चलने तक। और जैसे आप देख सकते हैं वहाँ पे अभी इन्वेस्टिगेशन भी शुरू हुआ है। हमारे सोर्सेज बोल रहे हैं कि बहुत ज्यादा लेकिन टेक्निकल इक्विपमेंट्स जो था उनको अभी रिकवर करने का भी वहाँ पे सर्च और सब कुछ हो रहा है। वजह चाहे जो भी रही हो, लेकिन इस क्रैश ने देश से पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ छीन लिया है। इसीलिए इस क्रैश की वजह पूरा देश जानना चाहता है और जांच एजेंसियां इस काम में जुट चुकी हैं। कुन्नूर में क्रैश साइट से प्रमोद माधव के साथ आज तक ब्यूरो। Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर कोई मामूली हेलीकॉप्टर नहीं है। उसके क्रैश को सामान्य हादसा मानकर छोड़ नहीं दिया जा सकता। इसी हेलीकॉप्टर में देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और बाकी VVIP सफर करते हैं। इसलिए यह जानना बहुत जरूरी है कि आखिर इतने बड़े पद पर बैठे व्यक्ति को ले जाने वाला हेलीकॉप्टर कैसे क्रैश हुआ, आखिर सुरक्षा में आखिर किस तरीके से इस तरह का एक हादसा हो सकता है। सेना को क्रैश साइट से फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर यानी कि FDR मिल चुका है। आम बोलचाल की भाषा में ब्लैक बॉक्स कई लोग कहते हैं। हालांकि जब मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स होती हैं तो वो ऑरेंज कलर का होता है ताकि दूर से दिख जाए। क्रैश साइट से कुछ दूरी पर यह बरामद हुआ। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर की बरामदगी के बाद उम्मीद है कि सेना इस हादसे से जुड़े रहस्य को सुलझा लेगी। इस क्रैश से जुड़े हर सवाल का जवाब मिलेगा। किसी भी एयर क्रैश की जांच में FDR अलादीन के उस चिराग की तरह होता है जिसके पास क्रैश से जुड़ी लगभग हर जानकारी होती है। ये विमान या हेलीकॉप्टर में स्टील या टाइटेनियम से बना एक महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। आमतौर पर उड़ान के बारे में 88 महत्वपूर्ण मापदंडों की रिकॉर्डिंग होती है, जिसमें विमान की स्पीड, विमान की ऊंचाई, कॉकपिट की बातचीत शामिल है। इस तरह डिजाइन किया जाता है इसे कि क्रैश के बाद भी कोई नुकसान न हो और रिकॉर्डिंग सुरक्षित रहे। करीब 4.5 किलो वजन के
इस उपकरण को विमान के पिछले हिस्से में लगाया जाता है, क्योंकि किसी भी हादसे में विमान के पीछे का हिस्सा अधिकांशतः सबसे कम प्रभावित होता है। यह 1000 डिग्री सेल्सियस तक की गर्मी झेल सकता है, इसीलिए इसमें आग लगने की आशंका न के बराबर होती है। यह जो फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर होता है, ये जो सिविल एयरक्राफ्ट्स में इसे ब्लैक बॉक्स कहा गया, इसका रंग एक समय पर काला होता था, लेकिन अब ये नारंगी रंग से रंगा होता है। क्रैश साइट पर या किसी भी तरह की दुर्घटना अगर हो तो आसानी से ये नजर आ सकता है। मलबे में से बच नहीं सकता है कि मलबे का ही हिस्सा लगे। क्रैश के बाद ये अल्ट्रासोनिक पल्स भेजता है ताकि इसे ढूंढा जा सके। गहरे पानी के अंदर से भी ये लगातार 30 दिन तक हर सेकंड पल्स भेज सकता है। अब इस हेलीकॉप्टर हादसे की जांच में भी फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर की भूमिका सबसे बड़ी होगी, जिससे यह पता चलेगा कि एटीसी से संपर्क टूटने से लेकर क्रैश होने तक जो कुछ मिनट हैं उसमें हेलीकॉप्टर में क्या हुआ था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में दिए बयान में हेलीकॉप्टर क्रैश की ट्राई सर्विस इंक्वायरी करवाने का ऐलान किया है, जिसकी अगुवाई एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह करेंगे। वो इंडियन एयरफोर्स की ट्रेनिंग कमांड के कमांडर हैं, खुद हेलीकॉप्टर पायलट हैं। उनके पास 6600 से भी ज्यादा घंटों की उड़ान का अनुभव है। उन्होंने सियाचिन, नॉर्थ ईस्ट से लेकर उत्तराखंड जैसे चुनौतीपूर्ण इलाकों में सफलतापूर्वक उड़ान भरी है। एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह हेलीकॉप्टर इंस्पेक्शन और सेफ्टी से जुड़े मुद्दों के भी एक्सपर्ट हैं। उन्हें अति विशिष्ट सेवा मेडल, वीर चक्र और विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया जा चुका है। यही कारण है कि इस हेलीकॉप्टर क्रैश की ट्राई सर्विस इंक्वायरी की अगुवाई का जिम्मा एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह को सौंपा गया है। एयरफोर्स के Mi-17V5 हेलीकॉप्टर ने कल 11:48 पर सुलूर एयरबेस से अपनी उड़ान भरी, जिसे 12:15 पर वेलिंगटन में लैंड करना था। सुलूर एयरबेस के एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने लगभग 12:08 पर हेलीकॉप्टर से अपना कांटेक्ट खो दिया। बाद में कुनूर के पास जंगल में कुछ स्थानीय लोगों ने आग लगी हुई देखी। इस दुर्घटना के संबंध में इंडियन एयरफोर्स द्वारा एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में एक ट्राई सर्विस इंक्वायरी के भी आदेश दे दिए गए हैं। इस हेलीकॉप्टर हादसे की जांच रिपोर्ट भी सामने आएगी। उम्मीद है कि रिपोर्ट में क्रैश के कारण का खुलासा हो सकेगा, लेकिन इस हादसे की सबसे पुख्ता वजह तो सिर्फ और सिर्फ ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह अब दे सकते हैं, जो इकलौते शख्स हैं जो इस भीषण हादसे में जीवित रहे। हालांकि लाइफ सपोर्ट पर हैं, अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को वेलिंगटन के आर्मी हॉस्पिटल से एयरलिफ्ट कर बेंगलुरु के एक अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। आज संसद में रक्षा मंत्री ने बताया कि बुरी तरह जख्मी वरुण सिंह को लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया है। पूरा देश कामना कर रहा है कि अपनी वीरता के लिए शौर्य चक्र से सम्मानित हो चुके ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह जल्द स्वस्थ हो और इस क्रैश की असल वजह भी जांच के साथ सामने आ पाए। जनरल बिपिन रावत के लिए यह कहा जाता है कि वो जड़ से जुड़े आदमी थे, इसीलिए हर पहलू के तह तक जाकर निर्णय लिया करते थे। वो जितना प्यार देश से करते थे, उतना ही लगाव वो अपने गांव से करते थे। उनका गांव पौड़ी गढ़वाल में है। वो देश की सुरक्षा के लिए, सेना के विकास के लिए लगातार काम कर रहे थे। दूसरी तरफ अपने गांव और इलाके के विकास की कोशिश भी कर रहे थे। जनरल रावत चाहते थे कि उनके गांव और आसपास के इलाके के लिए बच्चों के लिए स्कूल खोले जाएं, इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज वहां पर बनाए जाएं। वो अक्सर कहा करते थे कि थिएटर कमांड का काम जल्द खत्म करके उत्तराखंड जाने वाले हैं। थिएटर कमांड का मकसद तीनों सेनाओं को एक साथ लाना था, ताकि युद्ध की स्थिति में तीनों सेनाओं के संसाधनों का सही इस्तेमाल हो सके। जनरल रावत जिस थिएटर कमांड प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, वो चीन और पाकिस्तान से आने वाले खतरों से निपटने में अहम रोल अदा करेगा। आज तक को दिए इंटरव्यू में जनरल रावत ने कहा था कि 2022 तक थिएटर कमांड बनाने का काम पूरा हो जाएगा। एक तरफ वो देश की suरक्षा और सेना को शक्तिशाली बनाने की योजना बना रहे थे, दूसरी तरफ अपने गांव और इलाके के बच्चों का भविष्य संवारने की जिम्मेदारी पूरी करना चाहते थे। लेकिन इस हादसे ने सब कुछ बदल दिया। गांव लौटने में दिक्कत आती है, लेकिन एक बार जब सेवानिवृत्त हो जाएंगे जरूर गांव में
जनरल बिपिन रावत का वो सपना था जो अधूरा रह गया। जनरल रावत उत्तराखंड के इन पहाड़ों के बीच अपने गांव में वापस आना चाहते थे, यहाँ घर बनाना चाहते थे, अपने गांव, अपने इलाके के बच्चों के लिए स्कूल, कॉलेज खोलना चाहते थे, लेकिन ये सपना अधूरा रह गया। हमारी कोशिश यही है, सरकार के साथ भी, मुख्यमंत्री जी से भी जब मेरी मुलाकात होती है तो मैं उनसे यही कहता हूँ कि इस इलाके में हमें उच्च शिक्षा की जो सहूलियत है प्रदान करनी होगी। अगर यहाँ पे अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज खुलेंगे तो हमारे जो नौजवान हैं यहाँ से पलायन नहीं करेंगे, नहीं रुकेंगे। इस सपने को पूरा करने के लिए हाल में ही जनरल रावत ने देहरादून में अपने घर का भूमि पूजन किया था। घर के निर्माण का कार्य शुरू भी हो चुका था ताकि यहाँ रहकर वो अपने गांव के विकास कार्यों पर नजर रख सकें, लेकिन हेलीकॉप्टर हादसे ने सब कुछ बदल दिया। जनरल रावत जितना देश से प्यार करते थे उतना ही अपने गांव से भी उन्हें लगाव था। राष्ट्र सेवा के दौरान जब भी मौका मिलता वो अपने गांव और रिश्तेदारों से मिलने आ जाया करते थे। ये तस्वीरें 2 साल पहले 2019 की हैं, जब जनरल रावत अपने ननिहाल उत्तरकाशी के थाती गांव आए थे। टेढ़ी मेढ़ी पहाड़ी पगडंडियों से होते हुए गांव में हर उस जगह पर गए थे जहां से उनकी यादें जुड़ी थी। उत्तरकाशी का थाती गांव तो पौड़ी जिले का सैंड उनका पैतृक गांव। यहां से उनके बचपन की कई यादें जुड़ी हुई हैं। पढ़ाई और नौकरी के सिलसिले में वो इस गांव में ज्यादा तो नहीं रहे, लेकिन जब भी समय मिला यहां आते रहे। जनरल बिपिन रावत हमेशा कहते थे कि अगर आपने माँ और मातृभूमि की सेवा कर ली तो आपने भगवान को पा लिया, और मातृभूमि की सेवा करते ही उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। लेकिन अपनी जन्मभूमि उत्तराखंड की सेवा करने का उनका सपना अधूरा रह गया। वो रिटायरमेंट के बाद देहरादून में रहना चाहते थे, वहां घर बना रहे थे। उनका सपना था कि उत्तराखंड के दूर दराज इलाकों में रहने वाले बच्चों के लिए 2 आधुनिक स्कूल भी खोलेंगे। जनरल बिपिन रावत के निधन से सिर्फ सेना के लोग नहीं बल्कि पूरा देश इस वक्त शोकग्रस्त है, और ऐसे में हम उनके पैतृक गांव पहुंचे हैं और इस गांव में उनके चाचा जी मौजूद हैं। भरत सिंह रावत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। आपको कल ये खबर मिली होगी, लेकिन आपसे यही जानना चाहेंगे कि किस तरीके से बिपिन रावत इस गांव से जुड़े रहे, कितना वक्त यहाँ बीता, क्या कुछ यादें हैं आपकी? हाँ, 2018 में आए थे वो तब 3-4 घंटे रहे यहाँ पर। उसके बाद रात को लैंसडाउन में रहे। तब इन्होंने यहाँ पर मकान बनाने के लिए कहा था अपने लिए, बगल में इधर ही। और यहाँ पर कहा था कि मैं आता रहूंगा, जाता रहूंगा, सबको प्लान जो यहाँ से बाहर बसे हुए हैं सबको वापस लाऊंगा और गांव का विकास करेंगे। तब उन्होंने उस दिन सड़क के लिए भी चिट्ठी लिखी थी यहीं पर, और गांव में प्लांटेशन के लिए था उनका, फलदार पेड़ लगाएंगे और तब जाके गांव का विकास होगा और सबको वापस लाएंगे। हाँ, जो प्लान कर गया। ये जो घर आपके ठीक पीछे है, यहाँ पर भी रहे हैं, यहाँ पर भी बचपन बीता? पहले हाँ, कभी कभी आते थे ना, छुट्टी पढ़ते थे बाहर, भाई साहब के साथ ही रहते थे। रिटायरमेंट के बाद गांव लौटने, घर बनाने का एक खूबसूरत सपना टूट गया, लेकिन जनरल बिपिन रावत के अचानक हुए निधन से गांव वालों का भी एक सपना टूट गया। जनरल रावत ने पिछली यात्रा के दौरान गांव में सड़क बनवाने का वादा किया था। जनरल साहब ने देश के पैसे बचाने के लिए बोला जब मैं रिटायर हूँगा तब बनाऊंगा इसको। अब जनरल साहब तो चले गए, अब ऐसे ही रह जाएगा, कौन बनाएगा? और उस समय अब जनरल साहब बोल देते वहीं से कि बना तो बन जाती। 2 साल हो गए सर्वे हुए को जनरल साहब क्या, तो जनरल साहब ने बोला मैं रिटायर आ रहा हूँ, अपने चाचाओं के लिए बोला, और तब मैं बनाऊंगा, अपने घर भी बनाऊंगा, सड़क भी बनाऊंगा। तो जनरल साहब तो चले ही गए, अब कौन बनाए? उत्तराखंड के पैतृक गांव से लेकर मध्य प्रदेश के शहडोल में भी जनरल रावत के निधन पर एक शोक है। शहडोल के सोहागपुर में जनरल रावत की ससुराल थी। 1985 में यहाँ की एक रियासत के कुंवर मृगेंद्र सिंह की बेटी मधुलिका सिंह से उनकी शादी हुई थी। हेलीकॉप्टर हादसे में मारे गए 13 लोगों में जनरल रावत की पत्नी मधुलिका भी थी। तो दशहरा का जो पूजा पाठ थी वो हमारी बेटी ने अपने फूफा जी के साथ में अपने घर में उन्होंने किया था। तो तब तो ये मुलाकात बहुत अच्छी थी हम लोग की। उसके बाद बातचीत हुई है हमारी 10 दिन पहले उनसे। उन्होंने कहा था कि मैं प्रॉमिस करता हूँ
कि मैं 2012 के बाद से नहीं आया हूँ, लेकिन जनवरी 2022 में मैं वादा करता हूँ कि मैं शहडोल आऊँगा। शहडोल आने का बोला था? हाँ, उन्होंने शहडोल आने का ससुराल मतलब अपने ससुराल आने के लिए जनवरी 2022 में उन्होंने कहा था। जनरल रावत देश की सुरक्षा और सेना के कई अहम मिशन पर काम कर रहे थे। गांव के विकास के लिए भी उनके कई सपने हकीकत में बदलने वाले थे, लेकिन उनका इस तरह जाना सिर्फ अपने गांव परिवार के लिए ही नहीं, पूरे देश के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। उत्तरकाशी से ओमकार भगुड़ा, कोटद्वार से दिलीप सिंह राठौड़ और नेहा बाथम, भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ मंजीत नेगी, आज तक। 63 वर्ष की उम्र में जनरल बिपिन रावत का निधन। अपने जीवन के 43 वर्ष जनरल रावत ने सेना के नाम किए। 1978 में सेना में आए, सीडीएस के ओहदे तक पहुंचे। इसे आप संयोग कहें या कुछ और, दिसंबर महीने में जनरल रावत ने सेना वो कमीशन हुए, दिसंबर महीने में सेना अध्यक्ष बने, दिसंबर महीने में सीडीएस बने, दिसंबर महीने में अगले साल उन्हें रिटायर होना था, लेकिन उससे पहले दिसंबर महीने में ही उनका निधन हो गया। दिसंबर महीने में ऐसा क्या है उनके जीवन से जुड़े इस महीने की कहानी भी आपको दिखाते हैं। आज बिपिन रावत एकदम खामोश है, लेकिन उनका जीवन कई कहानियां सुना रहा है। ये कहानी है देश के उस महान योद्धा की। ये कहानी है भारत माता के उस सपूत की जिसने 43 सालों तक राष्ट्र की सेवा की। ये आत्मकथा है उस जनरल की जिसकी जांबाजी के आगे जंग के मैदान में घुटने कई बार टेके थे। आज हम आपके सामने जनरल बिपिन रावत के जीवन से जुड़े एक एक अनसुने पन्नों को पलटेंगे। जनरल के निजी जीवन के बारे में बताएंगे जो बहुत कम लोग जानते हैं। सैनिक परिवार से आने वाले जनरल बिपिन रावत की जीवनी बहुत असाधारण है। दादा से लेकर पिता तक सेना में अफसर रहे। 7 साल की उम्र में ही सेना में भर्ती होने का सपना देखा था। सेना में भर्ती हुए तो सीडीएस के सर्वोच्च पद तक पहुंचे। 4 दशकों तक सेना में अलग अलग दायित्वों को निभाया, लेकिन आज उसी सैनिकों के कंधे पर यह दायित्व बहुत भारी है। किसी ने नहीं सोचा था कि देश की तीनों सेनाओं की कमान संभालने वाले जनरल बिपिन रावत को यूं असमय विदाई देनी पड़ेगी। मृत्यु से 2-2 हाथ तो कई बार हुए, हर बार मृत्यु को जनरल ने हरा दिया, लेकिन इस बार काल के चक्र ने जनरल को हरा दिया और मौत जीत गई। बोला भी कि जिया जी आप 2012 से अपने ससुराल नहीं आए हैं, ऐसा क्या कारण है और क्यों नहीं आ रहे हैं? आप पधारिए और हमको आपकी सेवा करने का मौका दीजिए। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। बोलो देखो बेटा, ऐसा है, अभी मुझे देश की सेवा करने दो, मैं देश की सेवा कर लूं और जिस दिन मैं रिटायर होऊंगा उस दिन मैं ये देखूंगा कि मेरी सेवा कौन करता है। जिस वक्त प्राण गए उस वक्त 7 जन्मों की साथी भी थी। नियति ने ना तो उन्हें बख्शा, ना ही जनरल के साथ मौजूद देश के दूसरे वीर सपूतों को। यकीन नहीं होता आज तिरंगे में लिपटा ये वही भारत माता का लाल है जो कल तक दुश्मनों की आंखों में आंखें डालकर ललकार रहा था, लेकिन आज एकदम खामोश है। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। इस खामोशी के पीछे पूरे देश की आंखें नम हैं। आज जल थल से लेकर अंबर तक सब शोक में डूबे हैं, क्योंकि देश में जनरल तो बहुत हुए, लेकिन जनरल बिपिन रावत अपने पीछे जो पहचान, जो विरासत, जो स्मृतियां छोड़ गए वो एकदम हटके हैं। जनरल बिपिन रावत तो जनता के जनरल की तरह हमेशा जिए। वीर सपूत थे, इनकी दुर्घटना में मृत्यु हुई, उसका हमें भारी दुख है।
हमारे पूरे राष्ट्र की क्षति हुई है और पूरे उत्तराखंड में शोक की लहर है, पूरे राष्ट्र के अंदर तो है ही। इसे संयोग कहें या कुछ और, दिसंबर का वो महीना जो जनरल बिपिन रावत की जिंदगी में आए तमाम उतार चढ़ाव का गवाह बना। साल 1978 में दिसंबर में ही जनरल बिपिन रावत ने सेना में देश सेवा की कमान संभाली थी और दिसंबर में ही उन्हें सेना के उच्च पदों की जिम्मेदारियां मिली। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि दिसंबर ही उनके बलिदान का साक्षी भी बना। दरअसल जनरल बिपिन रावत भारतीय सैन्य अकादमी में प्री मिलिट्री ट्रेनिंग पूरी कर 16 दिसंबर 1978 को 11वीं गोरखा राइफल्स की 5वीं बटालियन में बतौर लेफ्टिनेंट कमीशन हुए थे। 17 दिसंबर 2016 को वो देश के 27वें थल सेना प्रमुख नियुक्त किए गए। 3 साल तक थल सेना प्रमुख रहने के बाद 30 दिसंबर 2019 को उन्हें देश का पहला सीडीएस नियुक्त किया गया। इस पद पर उनका कार्यकाल दिसंबर 2022 में खत्म होना था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। रिटायरमेंट से 1 साल पहले दिसंबर में ही काल के क्रूर हाथों ने उन्हें देश से छीन लिया। मंजीत नेगी, आज तक। देश स्तब्ध है। तस्वीरें हम आपको पालम एयरपोर्ट की भी दिखा रहे थे, जहां पर एक विमान के जरिए इन सभी पार्थिव शरीरों को दिल्ली लेकर आया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पर सबको पुष्प चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी। दरअसल इतने क्षत विक्षत हो गए थे शरीर और साथ में झुलस गए बुरी तरह की डीएनए के जरिए पहचान करनी पड़ी। 3 पार्थिव शरीरों का पहचान हुआ। सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत, ब्रिगेडियर लिडर। बाकी जो पार्थिव शरीर हैं उन्हें अभी आरआर अस्पताल रखा जाएगा। प्रधानमंत्री रहते हुए अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने समय में एक परंपरा की शुरुआत की थी, क्योंकि उससे पहले अगर शहादत होती थी, अगर हमारे सैनिक अपने प्राणों की आहुति देते थे तो घरों तक नहीं पहुंचते थे वो शरीर पर, और खासकर युद्ध के मैदान में और सुदूर इलाकों से। लेकिन उनके काल के बाद से ये सुनिश्चित किया गया, नियम बनाए गए कि चाहे देश के किसी भी कोने में हो वो सैनिक, चाहे किसी भी रैंक का हो वो सैनिक, लेकिन उनके पार्थिव शरीर उनके घर वालों के सुपुर्द किए जाएंगे, वहां तक पहुंचाए जाएंगे। 3 अंतिम संस्कार का गवाह कल दिल्ली में जो कैंट इलाका है वहां पर क्रिमेटोरियम बनेगा, लेकिन जो दिल्ली के नहीं भी रहने वाले हैं उनके घरों तक उनके पार्थिव शरीर सैनिकों के पहुंचाए जाएंगे। परिजनों की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आंखों से आंसू छलक रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद वीरों का परिवार है, संयम भी दिख रहा है। बीच में आप पुष्प चक्र अर्पित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख सकते हैं। एक और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तस्वीर है, एनएसए अजीत डोवाल की तस्वीर। एक हेलीकॉप्टर क्रैश में देश के सबसे बड़े जनरल का यूं चला जाना देश के लिए अपूर्णीय क्षति है। देश ने इस हादसे में जनरल रावत के साथ सेना के 11 सैनिकों को खोया है। पूरा देश उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है।